हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमारे पास आता है पहला चैप्टर जिसका नाम है आपका लिबरलिज्म या उदारवाद। क्या है, व्हाट इज लिबरलिज्म या उदारवाद का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उदारवाद जो शब्द है, लिबरलिज्म जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो उदारवाद आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। लिबरलिज्म जो है टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से आपका बना है। एक है उदार, दूसरा है वाद। एक है लिबरल, दूसरा है इज्म। तो उदार जो कि क्या है, केवल एक विचार है। और वाद का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि संविधानवाद, आपका गांधीवाद, मार्क्सवाद और उपयोगितावाद। क्या आपने कभी विचार किया कि किसी भी शब्द के पीछे आपका इस्म क्यों जुड़ जाता है, वाद क्यों जुड़ता है। कोई भी विचार जो है कैसे आपकी विचारधारा बनती है। तो विचार का विचारधारा बनने की जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, उसने अपना एक आइडिया दिया कि उदार कि हर व्यक्ति जो है आपका उदार होना चाहिए, उसके अंदर जो है ओपननेस होनी चाहिए, उसके विचारों में ओपननेस होनी चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति का क्या था, आइडिया था। वो ऐसा चाहता था कि हर व्यक्ति जो है आपका ओपन माइंडेड होना चाहिए, वो किसी भी रूढ़ी में विश्वास नहीं करता हो। तो उसने केवल अपना विचार दिया। जब इस विचार को सपोर्ट करने के लिए सीरीज ऑफ थिंकर, बहुत सारे जो विचारक होते हैं, इसी विचार को आधार मान के क्या करते हैं, अपने अपने विचार इसी विचार के आधार पे देते हैं। तो इसको आगे प्रोपोगेट करते हैं, यानी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये विचार जब आगे फैलते फैलते बहुत आगे पहुंच जाता है और बहुत सारे विचार इसी सीक्वेंस में आते हैं। तो विचारों की जो है एक धारा नदी की तरह आपकी बहती जाती है। तो वो बन जाती है आपकी विचारधारा या वाद। विचारधारा या वाद, तो विचार से विचारधारा बनने की यही प्रोसेस है। सपोज एक लड़की है, उसका नाम है वैष्णवी। तो वैष्णवी ने आज क्या किया, अपने नाम से एक विचारधारा निकाल दी। मतलब एक विचार निकाला पहले उसने, और उसका विचार क्या था, उसका आइडिया, उसका थॉट क्या था, वैष्णविज्म यानी वैष्णववाद। उसका क्या था, वैष्णववाद का उसका आइडिया था, उसका थॉट था। वो चाहती थी कि ऐसा हो। इस विचार को, वैष्णवी के इस विचार को सपोर्ट करने के लिए सीरीज ऑफ थिंकर, बहुत बड़ी मात्रा में जो विचारक होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो थिंकर होते हैं, अपने विचार देते हैं। इसी विचार को आधार मान के वैष्णवी के इस विचार को सपोर्ट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। जब ये विचार फैलते फैलते बहुत आगे आपका बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों का वे ऑफ लाइफ यानी जीवन जीने का तरीका बन जाता है। वे ऑफ सोसाइटी, समाज का एक तरीका बन जाता है। वे ऑफ पॉलिटिक्स, इसके आधार पे आपकी राजनीति होने लगती है। तब वो क्या बन जाती है, आपकी विचारधारा बन जाती है। यानी इसके पीछे अब वाद या इस्म आपका जुड़ जाता है। तो विचार से विचारधारा बनने की ये प्रोसेस है। सपोज बेंथम ने विचार दिया किसका, उपयोगिता का। ये केवल बेंथम का विचार था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बाद में इसको सपोर्ट किया, बहुत सारे थिंकर ने इसको आगे सपोर्ट किया। सीरीज ऑफ जो थिंकर है, उन्होंने इसी विचार को आधार मान के अपने भी विचार इसी सीक्वेंस में आपके दिए। विचारों की एक धारा जो है आपकी नदी की तरह आपकी बढ़ती गई, फैलती गई, आगे आगे फैलती गई, आगे आगे। तो इसके पीछे आपका उपयोगितावाद जुड़ गया। अब ये आपका बेंथम के एक विचार से क्या बन गई, विचारधारा बन गई। तो इसको कहते हैं इज्म। वैसे ही कार्ल मार्क्स ने विचार दिया कि सभी जो संसाधन है वो पूंजीपति के पास नहीं होने चाहिए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपके उत्पादन के जो साधन है, उस पे सभी का समान रूप से हक होना चाहिए। वो सभी में समान रूप से आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और सर्वहारा जो वर्ग है आपका,
उसका कंट्रोल होना चाहिए पूरी व्यवस्था पे, उसका शोषण ना हो, उसको उसकी क्षमता के अनुसार, उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपका संसाधन, जीवन जीने की जो तरीके है उसको भी समान रूप से आपका दिया जाए। ये केवल उनका विचार था। इस विचार को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे थिंकरों ने इसको आगे सपोर्ट किया। ये फैलते 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 आगे बढ़ गया। तो लेनिन ने इसके आधार पे क्रांति की, तो वो एक विचारधारा बन गई, यानी आपका मार्क्सवाद बन गया। कार्ल मार्क्स ने तो केवल एक विचार दिया था, उसने कभी नहीं बोला था कि ये मार्क्सवाद है। जैसे गांधी का विचार है, गांधी जी ने कभी नहीं बोला ये कि ये गांधीवाद है। वैसे ही आपका जो विचार से विचारधारा बनने की ये प्रोसेस है। अब जानते हैं कि उदारवाद आपका कैसे आया, क्यों आया। जब हम प्राचीन ग्रीक में जाते हैं, यानी यूरोप की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लिबरलिज्म का जो उदय है वो आपका यूरोप में ही हुआ है। और यूरोप में प्राचीन काल में वहां पे जो है पूरे जो कि प्लेटो, अरस्तु में पढ़ा होगा आपने कि प्लेटो किसका निर्माण करना चाहते थे, एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे, एक आइडल स्टेट का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा जो है व्यक्ति को पीछे रखा, हमेशा राज्य को आगे रखा, वो हमेशा राज्य को सपोर्ट करते थे। वैसे ही अरस्तु हमेशा कानून के जो शासन है उसके विचार को सपोर्ट करता है, और जो राज्य है उसको अच्छे से अच्छा बनाना चाहते थे। कानून के आधार पे आपका शासन होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो प्राचीन काल में राज्य का जो वर्चस्व था काफी ज्यादा था, वहाँ पे सब कुछ राज्य तय करता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी समानता का कोई वो नहीं होता था, कोई सम्मान नहीं किया जाता था। वो जानते ही नहीं थे कि स्वतंत्रता क्या होती है। उन्होंने हमेशा राज्य के लिए न्याय का विचार दिया, ऐसा विचार मतलब व्यक्ति का उन्होंने बहुत कम बातें की व्यक्ति के बारे में। दूसरा आता है प्राचीन काल के बाद, एनिशियन के बाद आता है मिडवल जो पीरियड है, यानी मध्यकाल। तो मध्यकाल में यूरोप में क्या होता था कि पूरी जो व्यवस्था थी आपकी किसके अकॉर्डिंग चलती थी, धर्म के अकॉर्डिंग चलती थी, यानी थियोक्रेसी थी, धर्मतंत्र के अनुरूप चलती थी, राजशाही के अनुरूप चलती थी। और राजा को धरती पे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, यानी जो राज्य की देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको फॉलो किया जाता था। तीसरा आता है सामंतवाद, यानी फ्यूडल जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो जमींदार होते थे, पूरी तरह से उनका कंट्रोल था। तो इन तीनों का कंट्रोल था, धर्मतंत्र हो गया, राजशाही हो गई, और सामंतवाद था। उसपे व्यक्ति को यहाँ पे कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। व्यक्ति राजा के खिलाफ कुछ भी आपका नहीं बोल सकता था, एक लफ्ज भी वो आपका राज्य के खिलाफ नहीं बोल सकता था। और धर्म का जो शासन चलता था पूरी तरह से आपका धर्म के अकॉर्डिंग चलता था, कि राजा की ने जो कह दिया मतलब भगवान ने वो आपसे कहा है। अगर आपको कहीं पे कष्ट होता है, राजा के द्वारा आपको सजा भी दी जाती है, तो वो ऐसा माना जाता है कि ये आपके कर्मों का फल है। आपने पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया होगा, उसकी आपको सजा मिल रही होगी, ऐसा माना जाता था वहां पे यूरोप में। व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, किसी का कोई सम्मान नहीं, पूरी तरह से राज्य की निरंकुशता चलती थी, राजशाही थी, पूरी जो सत्ता थी आपकी राजा के पास होती थी, पदानुक्रम व्यवस्था चलती थी, और अभिजात्य वर्गों के का सिद्धांत फॉलो किया जाता है, यानी कुछ लोग आपका शासन करते थे। और धर्म में जब आप धर्म पे विश्वास करते हैं तो वहां पे आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, वहां पे आप धर्म के साथ आप तर्क नहीं कर सकते थे। ओके, तो पूरी तरह से आपको विश्वास करना होता था, और आपके विकास के कोई अवसर नहीं थे, आपकी योग्यता का कोई सम्मान यहाँ पे नहीं किया जाता था, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक किसी भी प्रकार की फ्रीडम भी नहीं थी। सारी संपत्ति जो थी किसकी थी, जमींदारों की थी। तो क्या होता था, पूरी तरह से व्यवस्था जो थी राजा, धर्म और सामंत के अकॉर्डिंग चलती थी। व्यक्ति को प्रश्न करने की, तर्क करने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। फिर आता है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है रिनांसा पीरियड, आपने पढ़ा होगा कि फिर से जागना। क्या व्यक्ति सोया हुआ था कि उसको फिर से जागना, क्योंकि पूरी व्यवस्था जो है राज्य के
अनुरूप चल रही थी, पूरी व्यवस्था राजा के अकॉर्डिंग चल रही थी, पूरी तरह से आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी पूरी तरह से राज सत्ता थी। वहां पे राजा संप्रभु हुआ करता था, आप कहीं कुछ भी नहीं बोल सकते थे, आपके हाथ बंधे हुए थे, ऐसा आपको माना जाता था वहां पे। तो पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण ने कहा, तो उसके बाद जो बहुत सारे थिंकर आए, जैसे जॉन लॉक हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, मैकियावेली हो गया, और आपके रूसो हो गए, वोल्टेयर हो गए, बहुत सारे अन्य विचारक आए। उन्होंने जनता को जागरूक किया कि आप प्रश्न कीजिए, राजा की जो सत्ता है उस पे आप क्या कीजिए, आप प्रश्न कीजिए और आप अपने आप से तर्क कीजिए, आप प्रश्न कीजिए, तर्क कीजिए। जब व्यक्ति ने एक बार फिर से तर्क करना शुरू किया अपने प्रश्नों के द्वारा, वो जीवन में क्या हुआ, आगे बढ़ने लग गया। कब? जब आपका पुनर्जागरण आया उसके बाद, क्योंकि मध्यकाल में आपकी जो स्वतंत्रता थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तो यहीं से आपका उदारवाद का उदय होता है आफ्टर 17th सेंचुरी, यानी रिनेसां के बाद और पुनर्जागरण के बाद किसका उदय होता है, उदारवाद। और इसके जनक माने जाते हैं कौन, जॉन लॉक। जॉन लॉक बात करते हैं कि हम क्यों रहे राज्य के नीचे दब के, हम क्यों माने राज्य की बात, वो प्रश्न उठाते हैं इस पे। हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, हर फील्ड में हमको स्वतंत्रता चाहिए। और राज्य के केवल 3 काम है, वो है व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना, उसकी जीवन की सुरक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। अब राज्य किसी चीज में आपका इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे राज्य की जो स्वतंत्रता थी काफी कम हो गई थी उदारवाद में। और जब उदारवाद आया उसके बाद, क्योंकि लोग राज्य से परेशान हो चुके थे, राजशाही धर्मतंत्र इनसे परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने बोला कि धर्म ने ये कि ऐसा बोला, ऐसा करो वैसा करो, राजा ने बोला ऐसा करो वैसा करो, हम क्यों दबके रहे, हम क्यों ये माने कि ये हमारा भाग्य है। अब उन्होंने बोला कि हमें अपनी स्वतंत्रता खुद तय करनी है और आपका क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपने तर्क, अपने प्रश्नों के समाधान खोजने हैं और जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है। जहाँ पे संपत्ति की बात करते हैं कि व्यक्ति के पास संपत्ति होनी चाहिए, आप उसकी योग्यता का सम्मान आपका होना चाहिए, जिसके पास जितनी योग्यता है वो उतना ही आपका आगे बढ़ता जाए, क्योंकि मध्यकाल में आपकी योग्यता का सम्मान नहीं होता था और जो सामंतवाद में पूरी तरह से आपका आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ता जाता था, वहां पे ऐसा सिस्टम था। तो समझते हैं कि उदारवाद क्या होता है। तो उदारवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक विकसित विचारधारा के रूप में उदारवाद की उत्पत्ति होती है, यानी डेवलप्ड आइडियोलॉजी was a product of the breakdown of feudalism in Europe। जब यूरोप में क्या हुआ, सामंतवाद, धर्मतंत्र, राजशाही का अंत हुआ, तब आपका उदारवाद की उत्पत्ति हुई। कब? 17th सेंचुरी में। किसके खिलाफ? निरंकुश राजशाही के खिलाफ, निरंकुश राजशाही के विरुद्ध। तो उदारवादी विचारधारा का उदय 17th सेंचुरी में निरंकुश राजतंत्र आधारित राजनीतिक व्यवस्था और यूरोप में सामंती आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के विरोध में हुआ था। तो लिबरलिज्म आपका कैसे आया 17th सेंचुरी में? एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ, जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो पूरी तरह से राजा के हाथों में था, पूरी तरह से सामंतवादी व्यवस्था वहां पे थी और पूरी तरह से निरंकुश राजशाही वहां पे थी। तो उसके खिलाफ किसका उत्पत्ति होती है? उदारवाद की। बोलता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए, उसको तर्क करने की क्षमता है, उसको प्रश्न करने की क्षमता है, और वो जो जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा योग्यता होगी उसको उतना ही आपका अवसर मिलना चाहिए। ऐसी विचारधारा आई कहाँ पे? यूरोप में, जिसको किस नाम से आपका जाना गया? उदारवाद के नाम से उसको जाना गया। अब जानते हैं कुछ अन्य चीजें उदारवाद के बारे में। तो यहाँ पे उदारवाद के जो थिंकर है उससे रिलेटेड वो कौन कौन से है? जॉन लॉक हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गए, वोल्टेयर हो गया। तो इसको प्रारंभिक उदारवादी के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरी तरह से राज्य के खिलाफ थी। ये बोलते थे, निगेटिव लिबर्टी को आपका सपोर्ट करते थे, नकारात्मक स्वतंत्रता को, कि राज्य आपका न्यूनतम होना चाहिए,
राज्य को केवल 3 अधिकार दिए जाने चाहिए, जिसमें वो बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी थी, वहां पे भी उन्होंने इसकी बात की, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा, और कुछ काम नहीं, राज्य कोई कल्याण नहीं करेगा, केवल 3 काम, जीवन, संपत्ति और आपकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करेगा। कौन? राज्य, क्योंकि वो राज्य से आपके परेशान हो गई थी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब उदारवाद कब आया? 17 आपकी सेंचुरी में आया, और कब वो लोकप्रिय हुआ? 18 और 19 सेंचुरी में। तो 17 सेंचुरी में केवल एक विचार आया था, जॉन लॉक ने ये विचार दिया, बहुत सारे लोगों ने इसको आपका सपोर्ट किया, बहुत सारे थिंकर ने इसको मतलब अपने जो भी विचार दिए आगे, इसी विचार को आधार मान के विचार दिए। तो ये विचार आपका फैलते 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 गया, लोकप्रिय हो गया, बाद में आपका उदारवाद बन गया, यानी एक विचारधारा के रूप में पूरे यूरोप, ब्रिटेन हो गया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में आपका फैल जाता है। तो इसका उदय कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले यूके में हुआ था, यानी ब्रिटेन में आपका हुआ था आगमन। उसके बाद उत्तरी अमेरिका और पूरे यूरोप में आपका उदारवादी विचारधारा आपकी फैल जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से उदारवाद के तत्व नहीं है? व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार होना चाहिए। यस, व्यक्ति को पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर नहीं था, उसकी योग्यता का सम्मान नहीं होता था। लेकिन जब उदारवाद आया तो व्यक्ति अपने प्रश्नों के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा अपना समाधान खोजने लगा, अपनी समस्या का खुद से निपटान करने लगा और उसकी योग्यता का सम्मान होने लगा, तो उसके व्यक्तित्व का विकास होने लगा। तो ये सही है, मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। यस, ये मानता है कि मनुष्य के पास लॉजिक, तर्क करने की क्षमता होती है। समाज बहुलवादी नहीं होना चाहिए, ये गलत है, समाज बहुलवादी होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करता है कौन? उदारवाद। और संवैधानिकता में विश्वास करता है, यानी संविधान होना चाहिए राज्य पे अंकुश लगाने के लिए, कि राज्य फिर से वही गलती ना करे कि राज्य ही सब कुछ है, आप राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये बोलता है कि जो राज्य है वो नियम कानूनों में बना होना चाहिए, राजा के ऊपर एक संविधान होना चाहिए। पहले क्या होता था? सब कुछ राजा ही है, सब कुछ चर्च है, सब कुछ पोप ही है, ऐसी मध्यकाल में वहां पे चलता था। ओके, तो आप करते हैं कुछ 8 कोर एलिमेंट्स हैं लिबरलिज्म के। पहले आता है व्यक्तिवाद, बोलता है कि व्यक्ति पहले है, समाज आपका बाद में है, यानी व्यक्ति सबसे पहले है, व्यक्ति आपका सर्वप्रथम है, उसके बाद आपका समाज आएगा, उसके बाद राज्य आएगा। फिर बोलता है संविधानवाद को सपोर्ट करता है, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है, कि राजा पे अंकुश लगाने के लिए नियम कानून होना चाहिए, राजा के ऊपर भी आपकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए। फिर बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी राज्य जो है पहले नहीं आया, राज्य का जो उदय है वो व्यक्तियों ने बनाया है, राज्य को आपस में मिलके, आपस में आपका कॉन्ट्रैक्ट करके, जो कि हॉब्स लॉ, रूसो की थ्योरी भी है। और आपका सीमित सरकार, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, कि सरकार जो है सीमित होनी चाहिए, उसके केवल 3 काम है, वो है जीवन, स्वतंत्रता और आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना। लेसेस फेयर, यानी बोलता है कि जो मार्केट है वो आपका डिमांड और सप्लाई के आधार पे, यानी मांग और पूर्ति के आधार पे आपका चलना चाहिए। फिर बोलता है कि निजी संपत्ति, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, आप अपनी योग्यता से कितनी भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कितनी भी संपत्ति आप बना सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप चाहे अपनी योग्यता या का उपयोग कर सकते, सबसे धनी भी हो जाए तो तब भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी जो संपत्ति थी वो किसकी होती थी? जमींदारों की होती थी, वहां पे कोई राइट नहीं था, विकास करने का आपका कोई अवसर नहीं था। कहाँ पे? धर्मतंत्र में, जहाँ पे मध्यकाल था, डार्क एज में। तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कुछ ये मैंने दिए हैं, जैसे कोर प्रिंस, व्यक्तिवाद, संविधानवाद, आपका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, लिमिटेड गवर्नमेंट, और इकोनॉमी जो है मुक्त बाजार होना चाहिए। एडम स्मिथ ने इस पे एक पुस्तक भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। फिर आता है आपका अथॉरिटी
को सपोर्ट नहीं करता है। किसको सपोर्ट करता है? स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है, लिबरलिज्म। तो ये है आपका। फिर जेएस मिल ने क्या कहा, इनके जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये भी पूछे जाते हैं कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मन पर क्या है, व्यक्ति संप्रभु है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म क्या है, मैकफर्सन का आइडिया है। वो बोलते हैं कि आपने व्यक्ति को पहले क्यों रखा समाज से, आपने समाज को, राज्य को इग्नोर कर दिया। तो ये विरोध करते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का इन्होंने आइडिया दिया कि स्वामित्व व्यक्तिवाद का इन्होंने विरोध किया। वोल्टेयर का एक प्रसिद्ध कथन है, बहुत बार पूछा जाता है। वो कहते हैं, मैं आपकी कही बातों से घृणा करता हूँ, लेकिन मैं आपके इस अधिकार की रक्षा मरने तक करूंगा। क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता सबसे इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वोल्टेयर कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, मुझे उससे बहुत घृणा है, लेकिन क्या करें, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने का आपका अधिकार है। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाने लगी थी उदारवाद के सेंस में। तो यहाँ पे उदारवाद के टाइप है। तो उदारवाद के टाइप हम दूसरे वीडियो में आपके पढ़ेंगे कि आपका बहुत टाइप होता है कि शास्त्रीय उदारवाद क्या है। पहले शास्त्रीय उदारवाद आया 17-18 सेंचुरी में, जो सबसे पहले आया उसको कहा जाता है क्या, शास्त्रीय उदारवाद, यानी निगेटिव लिबर्टी से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे माना गया था कि राज्य के केवल 3 काम है। तो ये उदारवाद का बेसिक परिचय हमने देखा कि क्या देखा आज की वीडियो में हमने। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। तो पहले हमने देखा कि उदारवाद क्या है, कैसे विचार से विचारधारा बनती है। सपोज मैंने कोई विचार दिया, तो मेरे विचार को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग अपने विचार, मेरे विचार को आपका आधार मान के देते हैं। तो मेरा विचार आगे जाता है, आगे बढ़ता जाता है और बहुत सारे लोगों का वे ऑफ लाइफ बन जाता है। बहुत सारे लोग उसके आधार पे अपने जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे समाज उस विचार के आधार पे आपका चलने लगता है। फिर आता है पॉलिटिक्स, उस पे होने लगती है। तो वो धीरे धीरे एक फैलते फैलते एक विचारधारा बन जाती है। तो विचार से विचारधारा बनने की प्रोसेस हमने समझी। दूसरा हमने बोला कि प्राचीन काल में जब प्लेटो, एरिस्टोटल का समय था, तो वहां पे राज्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का कोई सम्मान नहीं होता था। मध्यकाल में पूरी तरह धर्मतंत्र, राजशाही, सामंत, चर्च, पोप, इन सब का रूल था। व्यक्ति को कोई भी स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं थी। धर्मतंत्र था, थियोक्रेसी थी। तो उदारवाद का उदय कब होता है? आपका आधुनिक समय में, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी माना जाता है उदारवाद को। और उदारवाद का उदय होता है 17th सेंचुरी में। और जनक कौन है? जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। दूसरा आता है कब लोकप्रिय हुई? 18 और 19 सेंचुरी में फैलते गया, फैलते गया, फैलते गया। जॉन लॉक ने तो केवल एक विचार दिया था, तो वो फैलते गया, फैलते गया और विचारधारा बन गई। उससे पहले कि पूरी तरह से बोला कि आप व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दीजिए, आप व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता है, राज्य को सीमित कर दीजिए, हम राज्य से परेशान हो चुके हैं। और सीरीज ऑफ थॉट उसी सीक्वेंस में आए, तो वो एक विचारधारा बन गई। बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि हम क्यों रहे हम राज्य के नीचे दब के, क्यों माने हम राज्य की हर बात, क्यों माने हम धर्म की हर बात। और फिर लोगों ने बोला कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें तर्क करने की शक्ति चाहिए, हम अपने भाग्य का निर्धारण आपका खुद कर सकते हैं। तो इस कारण से आपका क्या आया? उदारवाद आया। तो उदारवाद काफी इम्पोर्टेंट है। फिर हमने जाना कि उदारवाद के कोर प्रिंसिपल क्या है। 8 कोर प्रिंसिपल है, जिसमें बात करता है व्यक्तिवाद की, इंडिविजुअलिज्म की, संविधानवाद की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की सरकार सीमित होनी चाहिए, नियम आपका नियम कानून से बंधी होनी चाहिए, लिमिटेड स्टेट, न्यूनतम राज्य की बात करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करता है, संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेसेस फेयर का आपका सिद्धांत अप्लाई होना चाहिए, मार्केट जो है आपका बाजार की शक्तियों के द्वारा आपका चलना चाहिए, राज्य मतलब राज्य का नियंत्रण उस पर नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका उदारवाद। अगली वीडियो में पढ़ेंगे उदारवाद के बारे में कुछ और। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।